रेगिस्तान के पास कनिष्कपुर नाम का एक गांव था। गांव में भयानक गर्मी पड़ती थी और पानी की बहुत किल्लत थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ट्यूबवेल था, जिस पर सुबह शाम सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आया करता था। इसलिए ट्यूबवेल पर पानी की लंबी लाइन रहती थी। गांव में मुरारी नाम का एक डबल रोटी बेचने वाला रहता था। उसे सुबह सुबह गांव में डबल रोटी बेचने जाना होता था, इसलिए वह ट्यूबवेल पर हमेशा देरी से पहुंचता और उसे लंबी लाइन के सबसे आखिर में लगना पड़ता। लो देखो गांव वालों, मुरारी आज फिर से सबसे देर से आया है। इसका नंबर आने तक ट्यूबवेल में पानी आना भी बंद हो जाएगा। एक दिन गांव में कहीं दूर से चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी आया। उसके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि उसकी उम्र 100 से ऊपर है। बूढ़ा आदमी पसीने से तरबदर और गर्मी से बेहाल था। उसने ट्यूबवेल पर लाइन में खड़े लोगों को देखा। गांव का एक आदमी ट्यूबवेल से मटका भरकर ला रहा था। बूढ़े आदमी ने उससे पानी मांगा। बेटा, जरा 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। नहीं बाबा, मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हूँ। बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाया है। मेरे घर पर सब प्यासे हैं। बूढ़े आदमी ने दूसरे आदमी से पानी मांगा। उसने भी पानी देने से इनकार कर दिया। जितने भी लोग ट्यूबवेल से पानी का मटका भरकर लाते, बूढ़ा आदमी उनसे पानी मांगता, लेकिन सभी ने बूढ़े आदमी को पानी की किल्लत के बारे में बताया और पानी देने से इनकार कर दिया। मुरारी की हमेशा की तरह सबसे अंत में ट्यूबवेल पर पानी भरने की बारी आई। मुरारी का मटका 1/3 ही भर पाया कि तभी ट्यूबवेल का पानी चला गया। लगता है आज इतने से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। मुरारी जब मटका लेकर लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने उससे भी पानी मांगा। बेटा, क्या 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। मुरारी ने बूढ़े की आंखों में देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपना घड़ा बूढ़े को दे दिया। बूढ़े आदमी ने घड़े से पानी अपने मुंह में डाला और वह सारा पानी पी गया। बूढ़े ने मुरारी को खाली घड़ा पकड़ाया, ढेर सारी दुआएं दी और चला गया। मुरारी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, पानी इधर ले आओ, मुझे सब्जी बनानी है। आज पानी नहीं है। मुरारी ने पत्नी को सारी बात बताई। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम वास्तव में महामूर्ख हो। सारा पानी उस बूढ़े को दे आए, अब मैं सब्जी कैसे बनाऊं? वो बहुत प्यासा था। अगर मैं उसे पानी नहीं देता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। आज सब्जी रहने दो, सलाद खाकर ही काम चला लेंगे। अगले दिन मुरारी मटका लेकर ट्यूबवेल पहुंचा। सब लोग पानी लेकर जा चुके थे। मुरारी ने हमेशा की तरह सबसे अंत में पानी भरा। मुरारी के मटके में ट्यूबवेल से पानी की जगह सोना गिरने लगा। उसका पूरा मटका सोने से भर गया। मुरारी मटका लेकर भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई उसकी तरफ चली आ रही थी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, ट्यूबवेल ने मेरा घड़ा सोने से भर दिया। मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, घर चलो। मुरारी ने देखा कि उसके घर पर रखे सारे खाली घड़े पानी से भर चुके हैं। मुरारी समझ गया कि यह सब उस बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है। पानी और धन संपत्ति को हम अकेले नहीं रखेंगे, इसे हम दूसरों को भी बांटेंगे। मुरारी ने गांव के लोगों को अपना पानी बांटा और गरीब लोगों को कुछ सोना भी दिया। गांव के मुखिया को जब ये बात पता लगी कि ट्यूबवेल सोना दे रहा है, मुरारी सबसे अंत में मटका भरता है, इसलिए शायद ट्यूबवेल उसे सोना देता है। मैं भी अपना पानी सबसे अंत में भरूंगा। मुखिया सुबह अंधेरे ही लाइन पर लग गया। अरे मुखिया जी, आज आप लाइन में क्यों लगे हैं? आपको तो बिना लाइन में लगे पानी भरने का अधिकार है। जाइए
और पानी ले आइए। नहीं, आज से मैं भी लाइन में लगकर ही पानी लूंगा। लगातार 4 घंटे खड़े रहने के कारण मुखिया के पैर दर्द करने लगे, लेकिन सोना पाने के लिए वह खड़ा रहा। अंत में जब उसने अपना मटका भरा तो ट्यूबवेल से उसके मटके में सिर्फ कुछ बूंद पानी गिरा। सोना कहाँ है? इतनी देर में लाइन में खड़ा रहा सिर्फ इसलिए कि मुझे सोना मिल सके, और इस ट्यूबवेल ने मुझे सिर्फ पानी की कुछ बूंदें दी। लगता है ट्यूबवेल में कोई जादू नहीं, जादू जरूर मुरारी के मटके में होगा। मुखिया मुरारी के घर गया और मुरारी से बोला, अरे मुरारी भाई, सब ठीक ठाक तो है? हाँ चाचा, आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा है। मुझे जरा कुछ देर के लिए वो मटका दे दोगे जिसमें तुम ट्यूबवेल से पानी भर कर लाते हो? हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं। निर्मला, जरा मटका ले आना। मुखिया इस बार मुरारी का मटका लेकर ट्यूबवेल पर पहुंचा। उसने मटका भरा, लेकिन अब भी ट्यूबवेल से सोना नहीं निकला। मुखिया ने गुस्से से मटका जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और ट्यूबवेल भी तोड़ने लगा। गांव के एक आदमी ने ये सब देखा और वह शोर मचाने लगा। अरे गांव वालों सुनो, लगता है हमारा मुखिया पागल हो गया है। वो ट्यूबवेल तोड़ रहा है। अगर ट्यूबवेल टूट गया तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। गांव वाले ट्यूबवेल पर पहुंच गए और उन्होंने मुखिया को पकड़कर ट्यूबवेल से दूर कर दिया। मुझे सोना चाहिए, सोना। इस ट्यूबवेल ने मुरारी को सोना दिया है, तो मुझे भी सोना जरूर मिलना चाहिए। आखिर मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुखिया जी, मुझे ट्यूबवेल ने सोना नहीं दिया। ये सब तो एक बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है, जिसे मैंने पानी पिलाया था। मुखिया जी, आज से आप हमारे मुखिया नहीं हैं। हम सब अपनी सहमति से मुरारी को गांव का मुखिया चुनते हैं। इस तरह सिर्फ एक अच्छा काम करने के कारण मुरारी की पूरी जिंदगी बदल गई और वह खुशहाल जीवन बिताने लगा। हर साल मई जून के महीने में उबलापुर गांव में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। बारिश न होने के कारण तालाबों का पानी सूख जाता, साथ ही जमीन का जल स्तर भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी 1 घंटे पहले जब हैंडपंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर कर रखी थी। सैफाली महारानी जी उसी से नहा ली होंगी। हमारा लड़का ऐसे ही बिना नहाए मलिच रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था, तो तुम्हारा लड़का उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी लड़की नहा ली तो तुम्हें बहुत बड़ी आफत आ गई। अपनी महारानी लड़की से कहो खुद हैंडपंप से पानी निकाल कर रखा करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन 2-4 झापड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे हैं ही नहीं। सैफाली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सैफाली की उसकी चाची से अक्सर पानी के पीछे लड़ाई हुआ करती थी। सैफाली के पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची सैफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब सैफाली के चाचा धनु सिंह घर लौटते हैं तो सोमवती अपने पति के खूब कान भरती है। आज तो आपकी भतीजी सैफाली मुझे मारने को लिपटी जा रही थी। जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल कर रखा कर, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो ये कहो कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी तो पूरा मजा ले रही थी। वो तो अपनी लड़की के हाथों मुझे पिटवाना ही चाहती है। इस तरह झूठ बोलकर सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह गुस्से में तुरंत अपनी भाभी के कमरे में जाता है और उनका सामान बाहर निकालकर फेंकने लगता है। चाचा, ये क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। भैया मर चुके हैं। अब तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। सैफाली और उसकी माँ सरपंच के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। पंचायत बैठती है, लेकिन सैफाली की चाची
सरपंच को रिश्वत देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर शेफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस गांव में धनु सिंह की वजह से हमें कोई आसरा नहीं देगा। भरी दोपहरी में शेफाली की माँ चलते चलते धूप और गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? शेफाली इधर उधर पानी खोजने लगती है, लेकिन उस वीराने में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई झाड़ियों के पास पानी की तलाश में जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। शेफाली तुरंत एक मजबूत लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में फिट करती है। 1 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद नल से कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन वो पानी नहीं, तरल सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। शेफाली थोड़ा सा सोना लेकर ही अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। शेफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को अस्पताल तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। घुड़सवार शेफाली और उसकी माँ को अस्पताल तक छोड़ देता है। फिर मिलेंगे। अस्पताल में माँ का कुछ दिन इलाज चलता है और वो ठीक हो जाती है। माँ, नानी घर जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। शेफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकालकर बेच देते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो शेफाली से मिलकर जाता। एक दिन बबलू ने बाजार में शेफाली को बहुत अच्छे कपड़े पहने घुड़सवार के साथ घूमते देख लिया। बबलू सारी बात जाकर अपने अम्मा बापू को बताता है। जब वे लोग गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? धनु सिंह एक दिन चुपके से शेफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। वो शेफाली को हैंडपंप से सोना निकालते देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? शेफाली की झोपड़ी के पास एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुराकर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात में धनु सिंह, सोमवती और बबलू शेफाली की झोपड़ी पर जाते हैं। सबसे पहले वे शेफाली और शेफाली की माँ के मुंह पर नशीली दवा रुमाल में रखकर उन्हें सुंघाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर 4-5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी पूरी भर जाती है। वे अपने थैले और कपड़ों में भी सोना ठूंस लेते हैं, लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद नहीं होता। लगता है नीचे कोई बहुत बड़ी सोने की खान है। आप बस कीजिए, इतना सोना बहुत है, इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का परिवार बैलगाड़ी पर सोने का ढेर रखकर अपने गांव की ओर चल देता है। रास्ते में डाकुओं की टोली गुजर रही थी। डाकुओं की नजर उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के पूरे परिवार को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर शेफाली घुड़सवार से विवाह करके खुशहाल जीवन बिताने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।